वो रेस्ट हाउस में मारी गई थी। मास्टर जवाहर बिस्तर पर लेटा था और उसकी आंखों के गोशियों से आंसू रिस रहे थे। उसकी एक टांग और बाजू पट्टियों में जकड़े हुए थे। मुझे क्षमा कर दें, वो भराई हुई आवाज में बस इतना ही कह सका। मैंने उसका शाना थपका और कहा, जवाहर जब तुम इंडिया जाओगे तो तुम्हें बहुत कुछ बदलाव मिलेगा और हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत जोर मारे और तुम्हें तुम्हारी बीवी और बच्ची भी वापस मिल जाए। वो सवालिया नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने तय किया हुआ ताज़ा अखबार खोलकर उसके सामने रख दिया। इसमें जावा की मौत की खबर जली हरूफ में मौजूद थी। जावा की एक मध्यम सी तस्वीर भी छापी गई थी। खबर की तफसील में काफ़ी कुछ लिखा था, जिसमें यह बात भी मौजूद थी कि जावा प्रेम चोपड़ा और उनके कई करीबी साथियों की मौत के बाद इस गिरोह के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में क्रैकडाउन हुआ है। बहुत सी गिरफ्तारियां हुई हैं और कई लोग ज़ेरे ज़मीन चले गए हैं। बहुत सी लड़कियों को हबस बेजा से निकाले जाने की इत्तला भी है। जावा के ठिकाने से फास्टिंग बुद्धा की वो नादर मूर्ति भी सरकारी तहवील में ले ली गई है, जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर्स में है और जिसकी तलाश में कई ग्रुप इंडिया में सरगर्मे अमल थे। मास्टर जवाहर खबर पढ़ रहा था और उसकी भीगी आंखों में आज की एक मध्यम सी रोशनी नमूदार हो रही थी। मैं उसे अखबार और उस मध्यम रोशनी के साथ छोड़कर वहां से चला आया। मैं, शाहीन और जगत सिंह 12 बजे वापस से होटल पहुंचे तो वहां एक नई इत्तला मेरी मुंतजिर थी। मैंने सरवत और यूसुफ वाले कमरे की तरफ निगाह उठाई। दरवाजा खुला था और बावर्दी मुलाजिम सफाई कर रहा था। जिलानी ने कहा, सरवत साहिबा और उनके शौहर चले गए। कहाँ? मैंने पूछा। अभी तो लाहौर गए हैं, वहां से उन्हें आज रात ऑस्ट्रिया के लिए फ्लाइट पकड़नी है। यूसुफ साहब ही बता रहे थे। पता नहीं क्यों इस वक्त मुझे लगा कि आज मैंने सरवत को हमेशा के लिए खो दिया है। आज की हर रोशनी आज बुझ गई है। मेरा दिल चाहा कि आज आखिरी बार सरवत के पीछे जाऊं, उसको शानों से थाम कर उससे पूछूं, सरवत तुम्हारी और यूसुफ की खातिर मैं तुम्हारे साथ दरबदर हुआ। इमरान इंडिया पहुंचा, उसके साथ ही पहुंचे। अब हम सब जख्मों से चूर मुख्तलिफ अस्पतालों में पड़े हैं। तुमसे इतना भी ना हो सका कि जाते हुए रस्मी शुक्रिया ही अदा कर देती, बता ही देती कि मैं जा रही हूं। क्या तुम भी यूसुफ की तरह ही बिल्कुल बेहिस हो चुकी हो? लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं था। न सरवत के पीछे जाने में कुछ हासिल था। लगता था वो बेमुरव्वती और लाताल्लुकी की हर हद पार कर चुकी है और जो लोग इस तरह आगे चले जाते हैं उन्हें रोकना या आवाज देना बेकार होता है। वो नहीं रुकते, इन्हें छोड़ देना चाहिए, आजाद कर देना चाहिए। इनके तसव्वुर की पेशानी पर एक अलविदाई बोसा देकर, इनके ख्यालात की पलकों को आखिरी बार चूम कर इन्हें रुखसत कर देना चाहिए। यही मोहब्बत का चलन है, यही इश्क का वतीरा है। प्यार में जबर नहीं है। ये तो शीशे से पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है। किसी करिश्मे के सबब कामयाब हो जाए तो सरबत सजूद होता है, नाकाम हो जाए तो गिला नहीं करता। वो जानता है कि कुछ भी ना मिला तो दर्द की दौलत तो उसी की है। महबूब के शीरीं होंठ ना पाए लेकिन जहर का प्याला तो उससे कोई नहीं छीन सकता। किसी का रेशमी पैकर गले से न लगा लेकिन तख्ताएदार का फंदा तो इसी का है। कांटे, जख्म, कर्ब के कोड़े, अंगारे, जहर में बुझे तीर, इंतजार की जहरीली बर्छियां, सब, हाँ सब के सब उसकी मलकियत है, उसकी जागीर है। मैं सरवत के खाली कमरे को देखता रहा और सोचता रहा। हम लाहौर पहुंचे। लाहौर क्या था? मेरे लिए एक वीराना था। गलियों में जैसे खाक उड़ रही थी। यहाँ सरवत नहीं थी, फरा और आतिफ नहीं थे, यहाँ इमरान नहीं था। वह हजारों मील दूर एक अस्पताल में आंखें बंद की एक सफेद बिस्तर पर पड़ा था। मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे हर पल उसकी खबर मिलती रहे। साथ साथ मैं अपने सफरी कागजात भी तैयार करा रहा था। मैं उसके पास पहुंच जाना चाहता था, फिर से उसका हाथ थामना चाहता था, उसकी ठोड़ी के खूबसूरत गड़े को अपनी उंगली से छू कर कहना चाहता था, मैं आ गया हूं इमरान, अब अपने सारे दुख और तकालीफ मुझे सौंप दो। मुझे यकीन था कि वो मुस्कुराएगा और कहेगा, देख ले आप फिर बोल रहा है ना किसी बीवी की तरह। लाहौर पहुंचने के अगले रोज मैंने अपनी और शाहीन की तरफ से इसका सदका वगैरह दिया। फिर मैं मियानी साहब कब्रिस्तान गया। वहां हमारा प्यारा दोस्त इकबाल एक कब्र में अब्दी नींद सो रहा था। मैं कितनी देर वहां बैठा आंखें भगोता रहा। जिलानी और इम्तियाज भी मेरे साथ थे। जिलानी के 3-4 मुसल्ला साथी हमारे करीब ही अंदरूनी सड़क पर एक गाड़ी में बैठे थे। इम्तियाज ने हमें बता दिया था कि लाहौर में बाहर निकलते हुए हमें बहुत एहतियात करना पड़ेगी। इमरान के अंदरूनी शहर वाले घर की चाबी इम्तियाज के पास ही थी। हम उसी घर में शिफ्ट हुए। शाहीन को जान मोहम्मद साहब अपने साथ लेके। इमरान की तरह वो शाहीन से भी बहुत शफकत रखते थे। वो उसे लाहौर में किसी महफूज जगह पर ठहराना चाहते थे। मैंने शाहीन से कहा कि मैं जान साहब को और उसे हर वक्त सूरत हाल से बाखबर रखूंगा। हम अंदरूनी शहर वाले घर पहुंचे तो साथ ही लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए थे।
उन्हें इमरान के जख्मी होने का इल्म हो चुका था और वो इसकी खैरियत दरियाफ्त करने आए थे। ये सब आम लोग थे, कोई खांचा फरोश था, कोई करियाना फरोश, दूध दही वाला बाला पहलवान, पान सिगरेट वाला तौफीक, पड़ोसी जाहिद हुसैन, चाचा रफीक, फल फरोश अब्दुल करीम और कई दूसरे। वो रस्मी तौर पर नहीं आए थे। उनके चेहरों पर वही परेशानी थी जो अपने किसी करीबी अजीज की तकलीफ पर होती है। हीरो भाई किस शहर में है, किस अस्पताल में है, हीरो पुत्र कब तक ठीक होगा, वो कब वापस आएगा, इस किस्म के बहुत से सवाल हमसे पूछे जा रहे थे। इस दौरान में बहरा चाचा नजीर आया। वो घर के सेन में दाखिल हुआ तो रो रहा था। मुझे देखकर बोला, कहाँ छोड़ आए हो हमारे हीरो पुत्र को, क्या किया है उसके साथ तुम लोगों ने। मैंने उसे दिलासा दिया। उसके कान के पास बुलंद आवाज से कहा, आपका हीरो पुत्र बिल्कुल ठीक है चाचा, आपकी दुआएं उसे बिल्कुल भला चंगा कर देंगी, वो फिर से हमारे दरमियान होगा। कब आएगा? तुम्हें उसे साथ लेकर आना चाहिए था, उसे कहना था मैं अकेला नहीं जाऊंगा। पास अब तेरी राह देख रहे हैं, तेरी दीद को तरसे हुए। चाचे की अधेड़ उम्र लेकिन नौब्याहता बीवी भी साथ थी और गम की तस्वीर नजर आती थी। लोगों में से कुछ रो रहे थे, कुछ मुश्ताहिल थे। हम मार देंगे उसे जिसने हीरो भाई पर गोली चलाई है, एक मजदूर टाइप शख्स ने बुलंद आवाज में कहा। उसके जज्बाती अंदाज से दो चार और अफराद भी अश्क बार हो गए। कारी हबीबुल्लाह ने समझाने वाले अंदाज में कहा, यह तरीका ठीक नहीं है, हमें इमरान भाई के लिए दुआ करनी चाहिए, उनके लिए पढ़ना चाहिए ताकि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे। इसी दौरान में जलानी के फूल की बेल होने लगी। उसने कॉल रिसीव की और बात करता हुआ एक तरफ चला गया। कुछ देर बाद उसने वापस आकर कहा, एसपी हमजा साहब का फोन था। इन्होंने कहा कि कुछ लोग वहां म्यू अस्पताल के बाहर जमा हो गए। किसी ने झूठी खबर उड़ाई है कि इमरान साहब यहाँ इस अस्पताल में लाए गए हैं। ये लोग अंदर जाना चाह रहे हैं और डॉक्टरों से बदतमीजी कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? मैंने हैरान होकर कहा। हमजा साहब ने हम दोनों को बुलाया था कि लोगों को हकीकत बताएं और संभालें। वो अपनी गाड़ी भी भेज रहे हैं। करीबन 20 मिनट बाद पुलिस की गाड़ियों के हूटर सुनाई दिए। ये 2 गाड़ियां थीं। मैं और जलानी पुलिस जीप पे अस्पताल की तरफ रवाना हुए। जलानी के अपने मुसल्ला साथी भी हमरा थे। हम अस्पताल पहुंचे तो दंग रह गए। वहां अजीब नक्शा नजर आया। कमोबेश 300 अफराद यहाँ जमा हो चुके थे। ये सारा हजूम लाहौर के गली कोचों का सरमाया था। यह आम शख्स था जो फुटपाथों पर सोता है, चमकती धूप में पसीना बहाता है, रिक्शा या तांगा चलाता है, मुख्तलिफ जरूरतों के लिए लंबी कतारों में लगता है और रात को अक्सर सबर के नवाले खाकर उम्मीदों का पानी पी लेता है। ये सब इमरान के परस्तार थे। उसकी तकलीफ का सुनकर इस अस्पताल के गिर्द उमड़ आए थे। वो अपने जख्मी हीरो को देखना चाहते थे। कुछ जज्बाती अफराद ने जबरदस्ती इमरजेंसी में जाने की कोशिश की थी। अमले ने जदकोब किया। इसके बाद और लोग यहाँ जमा हो गए और अच्छा खासा हंगामा हो गया। अब भी हजूम में बतदरीज इजाफा होता जा रहा था। हमजा साहब खुद वहां मौजूद थे। सलाह मशवरे के बाद उन्होंने मेगाफोन पर लोगों को पुरसुकून रहने के लिए कहा और बताया कि इमरान के 2 करीबी दोस्त यहाँ मौजूद हैं। वो असल हकीकत आप लोगों को बताएंगे। हमजा साहब के कहने पर मैं एक एम्बुलेंस की छत पर खड़ा हो गया और मेगाफोन के जरिए लोगों से मुखातिब होकर कहा, मैं इमरान का साथी ताबिश आपके सामने हूँ। आप में से कई लोग मुझे जानते होंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान बिल्कुल खैरियत से है और उसका बेहतरीन इलाज हो रहा है, लेकिन वो इस अस्पताल में मौजूद नहीं है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि वो इस अस्पताल में नहीं है। वो पाकिस्तान ही में नहीं है। उसे कल रात कराची से जर्मनी पहुंचाया गया है। वहाँ के बेहतरीन अस्पताल में उसकी देखभाल हो रही है। अभी कोई 2 घंटे पहले उसके डॉक्टरों से मैंने खुद बात की है। आप लोग उसके लिए दुआएं खैर करें। अल्लाह करे वो चंद दिन में फिर से हम सब के दरमियान मौजूद हो। कुछ एहतजाजी आवाज़ें उभरी जिनसे अंदाज़ा हुआ कि कुछ लोग अब भी यकीन नहीं कर रहे। मेरे साथ कैप्टन जिलानी भी छत पर चढ़ आया। उसने भी मेरी तायद की। आखिर में मैंने 1-2 फिक्रे कहे। लोग जानना चाहते थे कि हीरो इमरान के साथ असल में क्या हुआ है, इंडिया में किन लोगों ने उसे जख्मी किया और वो क्यों कर यहाँ पहुंच सका। इनमें से कोई भी इमरान की इस हैसियत से आगाह नहीं था जो मुझे भी बस चंद दिन पहले ही मालूम हुई थी। वो खुफिया तौर पर एक ऐसे मुसल्ला ऑर्गेनाइजेशन चला रहा था जिसने इंडियन एजेंसियों को नाकुच चने चबाए थे और इनके मुल्क में घुसकर इनके पंजों से बेगुनाह पाकिस्तानियों को रिहाई दिलाई थी। मुझे रह रहकर याद आता था कि जब मैं भांडिया स्टेट में फंसा था तो मुझे हरगिज उम्मीद नहीं थी कि कोई इंडिया आएगा और इस दूर दराज गुमनाम जगह पर मुझ तक पहुंचेगा। इमरान पहुंचा था और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि उसका एक सेटअप था और वो एक अरसे से इसी तरह की कार्रवाइयां कर रहा था। हम सारे हजूम को तो इमरान की सेहत के हवाले से तफसील नहीं बता सकते थे। हमने चंद लोगों को मुंतखब किया और उन्हें एक अलहदा कमरे में ले जाकर सूरत हाल से आगाह किया। कुछ देर बाद हजूम मुंतशिर होना शुरू हो गया। लेकिन अगर हम ये समझते थे कि लोग मुकम्मल तौर पर तितर बितर हो जाएंगे तो ये गलत था। इनमें से अक्सर लोग टोलियों की शक्ल में अंदरूनी शहर की तरफ चल पड़े। अंदाजा हुआ कि वो इमरान की रहायशगाह के बारे में जानते हैं और वहां जा रहे हैं। रात तक इमरान की रहायशगाह के इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा हो चुके थे।
कई सौ का मजमा था। ये वही लोग थे जिन पर वो अपनी मोहब्बतें और चाहते निछावर करता था। रातों के अंधेरे में अपनी अजीबुल खलकत मोटरसाइकिल पर निकलता था और चुपके से उनकी मदद करता था। मुसीबत में उनके काम आता था। इनके छोटे छोटे कामों के लिए अपने अहम तरीन काम पर से पुश्त डाल देता था। ये बेलोस ताल्लुक था और इस ताल्लुक की बदौलत आज सैकड़ों आंसू उसकी सेहत याबी के लिए गिर रहे थे। अनगिनत हाथ उसको दुआ देने के लिए उठाए गए थे। बूढ़े, नादार, माजूर, मुफलिस सब तरह के लोग इस हजूम में शामिल थे। इसकी खटारा मोटरसाइकिल घर के बरामदे में खड़ी थी। मैंने एक मलंग नुमा बूढ़े को देखा। उसने मोटरसाइकिल को बाकायदा चूमा और फिर अपनी गदड़ी से इसे साफ करने लगा। कारी हबीबुल्लाह ने करीबी मस्जिद में सूरा यासीन का एहतमाम कर रखा था। मदरसे के बच्चे और बहुत से दीगर अफराद जमा थे। कोई शख्स चावल की 3-4 देगे पकवा कर ले आया था जो लोगों में तकसीम की जा रही थी। रात 9 बजे के करीब फिर शाहीन ने फ़ोन कॉल की। ताबिश भाई, कोई मैसेज आया वहाँ से? हाँ, अभी 15 मिनट पहले आया है। उसकी हालत अब बेहतर है। वो तो कह रहे थे कि खतरे से बाहर नहीं, अब ऐसी बात नहीं। इसी दौरान में जगत सिंह अंदर आया। उसने मुझे इशारे से बताया कि जिलानी साहब बाहर गाड़ी में बुला रहे हैं। मैं शाहीन से बात खत्म करके बाहर निकला। घर के दरवाजे से बाहर पहुंचा तो हजूम मेरी तरफ मंडाया। वह मुझसे इमरान की हालत के बारे में जानना चाह रहे थे। उनकी आंखों में आंसू उम्मीद के दिए टिमटिमा रहे थे। मैंने मुश्किल इनके दरमियान रास्ता बनाया और बताया कि अभी कुछ देर में फ़ोन आने वाला है, फिर आपको ताज़ा सूरत हाल बताएंगे। मैं जगत सिंह के साथ बाहर सड़क पर पहुंचा। यहाँ टीवी चैनल्स की चंद गाड़ियां भी खड़ी नजर आईं। इनसे पहलू बचाते हुए मैं और जगत मुलहक का सड़क पर गए। यहाँ जिलानी स्टेशन वैन में मौजूद था। जगत बाहर रहा। मैं अंदर गया। जिलानी बिल्कुल गुमसुम बैठा था, आंखें सुर्ख थीं। क्या इतला है जिलानी? इमरान साहब की हालत ठीक नहीं। अभी फ़ोन आया है। उनकी रीढ़ की हड्डी की चोट इन्हें संभलने नहीं दे रही। वो बहुत नाजुक हालत में है। जिलानी की आवाज़ टूट रही थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। मेरे रगों में खून जमने लगा। इर्द गिर्द की हर शय गर्दिश करती महसूस हुई। मैंने उसे शानों से पकड़ा, उसकी आंखों में देखा। जिलानी कहाँ है? इमरान, सच बताओ, झूठ नहीं बोलना। जिलानी ने यकायक मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। कर्ब की इंतहा को छूकर बुलंद आवाज में बोला, वो चला गया ताबी साहब, छोड़ गया हम सबको, वो मर गया ताबी साहब, वो मर गया। जिलानी की दर्दनाक पुकार स्टेशन वैन के खला में गूंजने लगी। मेरा जहन जैसे माऊफ हो गया। मुझे लगा मेरे कान बंद हो गए हैं, इससे हाथ दम तोड़ गई है। जिलानी चिल्ला रहा था, रो रहा था, बोल रहा था, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने पूरी शिद्दत से उसके बाजुओं का हल्का तोड़ा और उसे इतने जोर से धक्का दिया कि वो वैन की दरमियानी निशित पर जा गिरा और खिड़की टूट गई। बकवास बंद करो जिलानी, मैं सीने की पूरी कुव्वत से दौड़ा। तुम्हें किसी ने गलत बताया, वो मर नहीं सकता, वो नहीं मर सकता। जिलानी एक बार फिर मेरी तरफ आया और मुझे संभालने की कोशिश की। मैंने उसका मुंह अपनी हथेली से बंद कर दिया। खबरदार, अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा तो तुम्हें किसी ने गलत बताया है। किसने बताया? किसने कहा है तुमसे ये सब कुछ? कोई चीज लगने से खिड़की का शीशा टूट चुका था। हमारी आवाजें बाहर जा रही थीं। लोग स्टेशन वैन की तरफ लपके। मीडिया वाले भी थोड़े आए। कैमरे हरकत करने लगे, लाइटें चमकने लगी। यही वक्त था जब मैंने जान मोहम्मद साहब को देखा। वो भी रोते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। उनका चेहरा गवाही दे रहा था कि जो भयानक तरीन खबर हम तक पहुंची है वो दुरुस्त है। जिस कयामत का डर था वो हम पर टूट चुकी है। मैंने कमीज के नीचे से पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे इस पिस्तौल को करना क्या है। खुद को गोली मारनी है, खबर सुनाने वाले को मारनी है, या फिर किसी ऐसे दुश्मन को जो इस खबर का जिम्मेदार है। दिल के किसी गोशे में ये आस भी सर उठा रही थी कि काश ये सब कुछ जागती आंखों का ख्वाब हो। अभी मैं उठ बैठूं और ये सब कुछ बिखर जाए। इर्द गिर्द की हर चीज धुंधला रही थी। चेहरे, आवाजें, रोशनियां, सब कुछ गडमड हो रहा था। मैंने दोनों हाथों में सर थामा और जमीन की तरफ झुकता चला गया। मेरे इर्द गिर्द आहो बका के सिवा और कुछ नहीं था। इमरान मर गया। एक रोशन सितारा बुझ गया। एक मुस्कुराता चेहरा हमेशा के लिए ओझल हो गया। दुआएं, इल्तिजाएं, तमन्नाएं, सिसकियां कुछ भी उसे जाने से न रोक सकी। बस यही कुदरत का असूल है। वो ऊपर वाला जब किसी को ले जाने का फैसला करता है तो फिर दुनिया के बेहतरीन दिमाग, जदीद तरीन तिब्बी सहूलतें और तमाम मादी कुव्वतें मिलकर भी उसे रोक नहीं सकती। वो ले जाता है और कहता है, यकीन करो मेरी कुदरत पर है। बेशक मौत अटल है और सबके लिए है। फर्क सिर्फ यह है कि कोई किस तरह मरता है। बकौल शायर, जिससे धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। जिस बागपन से कोई अजल को गले से लगाता है वो बागपन जिंदा लोगों के लिए अमर हो जाता है और इनको जीने मरने की राहें दिखाता है। वो खतरों का खिलाड़ी था। रोज मौत से उसकी मुलाकात होती थी। बॉर्डर एरिया के रेस्ट हाउस के सामने उस टीले पर जहां उसने
करीबन 5 मिनट तक तनो तनहा दर्जनों भारतीय फौजियों का रास्ता रोका था। वो एक चट्टान की तरह डट गया था। ग्रे जीप और गोलियों की बौछारों के दरमियान एक दीवार बन गया था। यूं लड़ा था कि चश्मे फलक ने भी मरहबा कहा होगा। वो मंजर ऐसा नहीं था कि कभी उसे फरामोश किया जा सकता। सब कुछ हो चुका था, मुसद्दका खबरें आ चुकी थीं। फिर भी न जाने दीवाना दिल मानता क्यों नहीं था। यही लगता था कि अभी मेरे फोन की बेल होगी, उसकी मुस्कुराती आवाज सुनाई देगी। जिगर, चक्कर दे दिया ना सबको। यहाँ अस्पताल में रीमा और नरगिस के साथ शूटिंग फरमा रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ और 5 स्टार बूफे खा रहा हूँ। बस जल्दी से आ जाओ तुम भी। बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग करनी है, 1-2 कड़ाकेदार प्रोग्राम बनाने हैं। लेकिन फोन खामोश था। अब इस पर ऐसी कोई कॉल नहीं आना थी, ना ही इसके स्क्रीन पर कभी इमरान का नाम चमकना था। रो रो कर मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे, मगर सीने के अलाव मध्यम नहीं हो रहे थे और ना ही यकीन आ रहा था कि वो मर चुका है। यहां तक कि 2 दिन बाद उसका ताबूत लाहौर पहुंच गया। मैंने उसकी शक्ल देख ली। ताबूत के शीशे में उसकी ट्रोड़ी का गढ़ा किसी नगीने की तरह चमकता था। बंद आंखें देखकर लगता था जैसे शरारत कर रहा हो। बेशुमार सोगवार उसके इर्द गिर्द मौजूद थे, उसके ताबूत से लिपट रहे थे, दहाड़े मार रहे थे। वो इनका गमख्वार और मसीहा था और शायद मुहाफिज भी। वो इनके लिए दुश्मन के कल्ब में घुसता था, दुश्मन की पनागाहों में घुसकर इनको मारता था। वो परसों अपनी बिछड़ी मां को ढूंढता रहा, पर वो इंडियन जेलों के अंधेरों में गुम हो गई। वो तो उसे ना मिल सके, लेकिन उसने और बहुत सी माओं, बहनों और भाइयों बेटियों को ढूंढ निकाला। उसने इसे इंडियन एजेंसियों के बेरहम चुंगल से निकाला, इनकी जेलें तोड़ी और इन्हें पाकिस्तान की आज़ाद फिजाओं में पहुंचाया। वो वतन का बेटा था, उसकी सारी दुश्मनियां अपने वतन के हवाले से थीं। वो किसी और रूप में जीता था। लोग उसे सर्कस के नडर शोमैन के तौर पर जानते थे। वो रिवाल्वर के नाहत का खतरनाक खेल खेलता था। ऐसे शोज के लिए वो इंडिया भी जाता था, मगर उसका असल रूप तो यही था, दुश्मन के मुल्क में घुसकर उसको मात देना और उसके सीने पर अपनी बर्तरी का झंडा गाड़ना। उसने अनगिनत झंडे गाड़े और जब एक रात वो घेर लिया गया, इस खूनी टीले के गिर्द उसके सारे दुश्मन यकजा होकर उस पर पल पड़े, तो उसने वही किया जो शेर करता है और शेर दिल करते हैं। उसने इन्हें ललकारा और फकत 5-6 मिनट के अंदर इनको अजाब और हलाकत की 5 सदियों में से गुजार दिया। चारों तरफ उनकी लाशें बिखेर दी। बता दिया उनको कि किस तमतराक से जिया जाता है और जब वक्त आन पड़े तो किस शान से मरा जाता है। मेरी हैसियत जैसे कुंद हो चुकी थी। मेरे इर्द गिर्द सब कुछ धुंधला धुंधला सा गया था। आवाजें कहीं दूर से आती महसूस होती थी। मेरे यार का जनाजा बड़ी धूम से उठा था। चाहने वालों ने उसे फूलों से लाद दिया था, दूल्हा बना दिया था। लोगों का ठाठे मारता हुआ समंदर था। मिकाकीर तिनके की तरह इस समंदर में बहा जा रहा था। तुम बहुत आगे निकल गए इमरान, मैं बहुत पीछे रह गया। तुम हर जगह जीत जाते थे, तुम आज भी जीत गए। यार एक बार तुम मुझे जीतने का मौका दे देते, अजराह मुरव्वत ही सही, इखलाकन ही सही। इस टीले पर उस वक्त कह देते तुम फायरिंग करो, मैं जख्मियों को पीछे लेकर जाता हूँ। तुम इस वक्त भी खतरों के ठेकेदार बने। तुमने उस वक्त भी सब कुछ अपने सीने पर झीला। बड़ी नाइंसाफी की तुमने मेरे साथ, बहुत बुरा किया। अब क्या करूंगा मैं, कहाँ ढूंढूंगा तुम्हें? इस शहर की गलियां मुझे खाने को आएंगी, इसके रेस्तोरां, इसके बाग, इसके बाजार और तेरी वो खटारा मोटरसाइकिल। क्या ये सारे मंजर जीने देंगे मुझे? ये नहीं जीने देंगे। अब मुझे भी मर जाना चाहिए। अब यहाँ कुछ नहीं मेरे लिए। मैंने रोते रोते सोचा, हाँ ठीक है, मैं अपने इस दूल्हे को दफन कर लूँ, फिर मैं भी निकलूंगा, मैं भी मर जाऊंगा, मुझसे अब नहीं जिया जाएगा। इमरान मियानी साहब में सुपुर्दे खाक हो गया। अपनी सारी मुस्कुराहटों, चहकारों और कहकों समेत निगाहों से ओझल हो गया। अपने देरीना दोस्त इकबाल के पहलू में उसकी कब्र बनी। रावी रोड बाजार के एक लड़के ने उसकी गुल पोश कब्र के नजदीक एक कतबा लगा दिया, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मेरी समात में वही बोल गूंजने लगे जो हर शहीद मिल्लत की रहलत पर फिजाओं में सरायत करते हैं। ए राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, वतन की हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। मेरा दुल्हा दोस्त पहले मिट्टी और फिर फूलों में छुप गया। मैं अब यहां से निकल जाना चाहता था, मगर जलानी साहे की तरह साथ लगा हुआ था। इसे मालूम था कि हम सब की सिक्योरिटी के मसाइल हैं। वो मुझे फिर से इमरान के घर ले आया। 10 मरले का वो घर जिसमें उसने अपनी जिंदगी के अहम साल गुजारे थे। मैं इन दरो दीवार को देखना नहीं चाहता था। मैंने आंखें बंद कर ली। कोई मेरे साथ लिपट गया, धाड़े मार मार कर रोने लगा। ये शाहीन थी। मैंने उसे अपने बाजू में ले लिया। वो कितनी देर तक अपनी आंखों का पानी निचोड़ती रही।
मेरे पास कहने को क्या था जो मैं उससे कहता। मेरे पास तो शायद आंसू भी नहीं बचे थे। मैं बस खामोशी की जुबान में उसे दिलासा देता रहा। एक फौजी आगे आया। ये कैप्टन डॉक्टर शर्जील था। उसने एक लिफाफा शाहीन के हवाले किया। इसमें इमरान की ज़ाती अशिया थी। ये अशिया कराची में ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हुए इमरान से अलहदा की गई थी। इसका चर्मी पर्स, इसकी रिस्ट वॉच, सिगरेट का पैकेट, लाइटर, एक रिंग और इस तरह की कुछ चीज़ें। कैप्टन डॉक्टर शर्जील ने कहा, मैडम, इमरान साहब ने कहा था ये आपको दी जाएं।